एक सवाल हम ये बजाज फाइनेंस पर लेते हैं। अभिषेक पूछ रहे हैं कि क्या बजाज फाइनेंस में अभी नई एंट्री, नया निवेश अगर इसमें करना हो तो क्या इसके लिए सही भाव है? अभिषेक जी का सवाल है लखनऊ से। अब अभिषेक जी, एक तो अभी मैंने अनुरोध किया सबसे कि आप अपने सवाल थोड़ा सा विस्तार दीजिए। आपने इतना जरूर बताया कि आप फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं, लेकिन वो फ्रेश एंट्री कितने समय की है, क्योंकि उससे काफी कुछ बदल जाता है आपका निर्णय लेने का तरीका। तो सुमेश, इनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी, क्या राय, या किस तरह से इन्हें आगे शेयर को देखना चाहिए? मुझे तो बहुत पहले से मैं बजाज फिनसर्व पे डिस्कशन हो रहा है और बहुत पहले से क्लियर हूँ मैं। अभी तक भी मुझे कॉन्फिडेंस तो नहीं आ रहा है कि किसी भी तरह से इनको खरीदा जा सके। बाकी सिचुएशन में कोई चेंज नहीं है। मैं वेट एंड वॉच ही प्रेफर करता हूँ अभी भी। हाँ, ये बात है कि बहुत ज़्यादा डाउनसाइड भी आपको नहीं मिलेगा। हो सकता है, मुझे लगता है कि शायद इसका 6000 का बॉटम रहना चाहिए और 7000 7000 के आसपास, 7000 साढ़े 7000 के आसपास आपका टॉप रहना चाहिए। इसी रेंज में इसकी ट्रेडिंग होनी चाहिए। बाकी इससे ज़्यादा और कोई खास क्लियर व्यू उस पे नहीं बन सकता है। तो लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ये जवाब मैं नहीं दे पाऊँगा, उनका खुद का व्यू होगा। मुझे नॉर्मली ये लगता है कि 6 टू 7500 यही रेंज इसको मेंटेन करना चाहिए। जी, लेकिन जिस तरह से इसका हमें अभी जून तिमाही में रेवेन्यू का आंकड़ा बढ़ा हुआ दिखा, एक अच्छी ग्रोथ हमें आपको क्वार्टर क्वार्टर भी दिख रही है। साल दर साल तो खैर अच्छी ग्रोथ दिख ही रही है, लेकिन उसके हिसाब से प्रॉफिट में मतलब वैसा कोई फिनोमिनल जंप नहीं है। क्वार्टर क्वार्टर जो बढ़त है वो रेवेन्यू में ज़्यादा है, नेट प्रॉफिट में कम है, तुलनात्मक रूप से कम है। तो इसको कैसे देखेंगे? इनके प्रॉफिट पे अब हमेशा प्रेशर रहेगा, मुझे ऐसा ही लगता है। इस सेक्टर में कंपटीशन काफ़ी बढ़ेगा और जी, मार्जिन मार्जिन पे भी प्रेशर आना चाहिए मेरे हिसाब से, और प्रॉफिटेबिलिटी पे प्रेशर रहेगा ही रहेगा। ये थोड़ा एविडेंट हो रहा अ, है कि साल सवा साल से पहले देखिए तो इनका फाइनेंसिंग मार्जिन जो है वो एक बहुत आराम से स्टेबल चल रहा था, लेकिन पिछले साल सवा साल से थोड़ा सा हर बार 1-2 परसेंटेज पॉइंट घटता जा रहा है। हाँ, ये घटेगा राजीव जी, अभी आगे जाके भी, बिकॉज़ जो मैसिव ग्रोथ होना था जिस समय बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, आप ऐसा समझें कि मान लेते हैं 5 साल पहले या उसके पहले आप अगर जाएँगे तो किसी भी मॉल में जाएँगे, आप जो व्हाइट गुड्स खरीदते हैं या कोई भी सामान खरीदते हैं, आप देखिए वो बोलेगा बजाज फाइनेंस करा देते हैं, बजाज फाइनेंस करा देते हैं। अब सिर्फ बजाज फाइनेंस करा देते हैं ऐसा नहीं है, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं वहाँ पे, तो उस एरिया में कॉम्पिटिशन भी बढ़ेगा। दो आपके पास सर्विस करने के लिए काफ़ी बड़ा एक मास है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि प्लेयर्स इसमें बहुत रहेंगे और जब कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ता है, तो ऑफ कोर्स जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनको फ़र्क पड़ता है। तो इन केस में मुझे लगता है सारे ये एनबीएफसीज़, खासकर बजाज फाइनेंस के लोग जैसे लोग हैं, इनके मार्जिन्स पे भी प्रेशर आने चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी भी डाउन होनी चाहिए, 2 सेल्स बढ़ते रहने के चांसेस रहेंगे, बिकॉज़ यहाँ पे वॉल्यूम पे ही आपको खेलना पड़ेगा जब मार्जिन पे इश्यू आता है तो। जी, लेकिन वो जो एक बात कही जा रही थी एलिफेंट इन द रूम, उस पे कोई अपडेट है क्या कि उस फ्रंट से इनको कितना कंपटीशन मिलना शुरू हो गया है? फिर से सवाल पूछिए। मैंने कहा कि जो एलिफेंट इन द रूम की बात कही जा रही थी, जो फाइनेंशियल के चलते, तो क्या वहाँ से कोई बड़ा कंपटीशन अभी मिलना शुरू हुआ है, या अभी वो अर्ली डेज़ है, या उसके बहुत ट्रेंड अभी क्लियर नहीं है? अभी तक सुना तो नहीं है मैंने, लेकिन हाँ, उनके पास जो फाइनेंशियल मसल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो मिलेगा तो ज़रूर। और अभी आप समझें कि रफ़ली मैं जब से वो रिलायंस का सीडीए में फ़ोन आया था ना, उस समय से लेके अभी तक का जो इनकी बिज़नेस स्ट्रैटेजी मैंने देखी है, जो मैंने बिज़नेस स्ट्रैटेजी समझी है, ये पहले उस बिज़नेस में घुस के उस बिज़नेस को किल करते हैं। पूरा कस्टमर बेस अपने तरफ मूव करते हैं और तब तक का मार्जिन हिट, प्रेशर, लॉस पता नहीं कैसे झेलते हैं और उसके बाद
अपने तरफ सारे प्राइसेस बढ़ाने शुरू करते हैं, अपने बेनिफिट में अपने प्रॉफिटेबिलिटी में काम करना शुरू करते हैं। ये मैंने इनके बिज़नेस का तरीका देखा है, तो यहाँ पे भी वही होना चाहिए, लेकिन चाहे अभी वो रिटेल अभी हो। एक तरह से बाजार में उतरे नहीं, क्योंकि उनका सेल्स नंबर जो है वो बहुत इनसिग्निफिकेंट जैसा अभी, जैसा लिस्टिंग मतलब लिस्टिंग के समय चल रहा था, उसी ट्रेंड पे अभी भी है। मतलब वो एक्चुअल बिजनेस वाले नंबर्स आने शुरू नहीं हुए। मैं बिज़नेस स्ट्रैटेजी स्टैंड पॉइंट से बात कर रहा हूँ, जो मैं अभी तक इनके बिज़नेस स्ट्रैटेजी जो इनका नेचर समझ पाया। अब जी, थोड़े समय पहले आप समझें कि अ, जियो जब टेलीकॉम में आया, तो कैसे मूव हुए सारे कस्टमर्स। एक तो उनको वोडाफ़ोन से मिला, वोडाफ़ोन की हालत ख़राब हो रही थी, जैसे भी हो रही थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ वोडाफ़ोन से ही कस्टमर मूव हुए थे, एयरटेल से भी मूव हुए थे। तो पहले इनकी जो बिज़नेस स्ट्रैटेजी मुझे ये दिखती है कि डिस्काउंट हो किसी भी तरह से, जो भी है तरीका, लेकिन पहले कस्टमर बेस मूव करते हैं और उसके बाद फिर प्राइसेज़ अपने फ़ेवर में। तो अल्टीमेटली ये दूसरे को हर्ट करेगा ही, कॉम्पिटिशन में, इनको भी हर्ट करेगा शुरुआत में। लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे चीज़ें एक बारी मूव हो गई, कस्टमर बेस मूव हो गया, तो फिर हो जी, गया, उसके बाद फिर फ़ायदा होता है कंपनी को। जी। उसके बाद आप अपना मोबाइल का बिल देखते हैं कि अरे इतना हो गया इस महीने का। सही बात है। इनफैक्ट कई चीज़ें चलिए। समझने को और सीखने को हैं इससे। इन जब सीडीए में फ़ोन आया था इनका, वो बहुत बड़ा लर्निंग था हमारे लिए भी कि उस फ़ोन बिल्कुल। की लैंडेड कॉस्ट क्या बात होती थी और उस फ़ोन को ईएमआई पे किस तरह से सेल किया गया और उससे किस तरह रिकवरी हुई। मतलब कई बहुत डिफ़ॉल्ट भी हुए, लेकिन कभी कुछ जी, नुकसान उनका नहीं हुआ। तो ये गज़ब की एबिलिटी है उनकी स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करने की। जी।